माने फैमिली डॉक्टर नहीं, फैमिली फार्मर रखिए। जी This is a very good idea. नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। जब हम बात किसान की करते हैं तो हमें धूल में सना हुआ एक इंसान नज़र आता है। उसकी लाचारी, उसकी बेबसी और ना जाने इतनी उलझनों से जूझता हुआ एक ऐसा इंसान जो अपना सर्वस्व लुटाकर हमारे भोजन का इंतज़ाम करता है। लेकिन जब उनमें से किसी किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री मिलता है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक ऐसे ही किसान आज हमारे बीच मौजूद हैं, बाबूलाल जी, जो आए हैं मध्य प्रदेश से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनकी सफलता का सफ़र। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपका ये जो सफ़र है ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरी अवस्था तो 75 वर्ष है और मैं परंपरागत किसान हूँ। मेरे घर में कई पीढ़ियों से खेती होती आ रही है। तो खेती तो लड़कपन से ही सीख लेते हैं किसानों के बालक। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद मेरा रुझान साहित्य की ओर था, खासकर लोक साहित्य, जो वहाँ का बोलियों का साहित्य है। तो उस पर मैं कविताएं लिखता था, लेख लिखता था। तो भोपाल, जो हमारी राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ एक संस्था है, आदिवासी लोक कला परिषद। तो उसने मुझको एक दायित्व सौंपा कि आप बघेलखंड के, जैसे हमारे यहाँ 4 बोलियाँ, बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, तो बघेलखंड एक क्षेत्र है बघेली बोली का। तो उन्होंने कहा कि बघेली बोली की आप हमको वहाँ के लोक साहित्य पर कुछ काम कीजिए। तो मैंने ये महसूस किया, ये सब काम करते करते, क्योंकि मुझको इस काम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता था। तो मैंने महसूस किया कि अधिकांश लोक कथा, लोकगीत, लोक कहावतें, पहेलियाँ, ये सब देसी अनाजों पर है, परंपरागत अनाजों पर है। तो माने हम लोक साहित्य पर तो काम कर रहे हैं, लोक साहित्य बचाने को, उसको बचाने का तो काम कर रहे थे। लेकिन हमारा ये लोक साहित्य के साथ हमारा जो लोक अनाज है वो भी तो ख़त्म हो रहा है। तो उसको भी बचाना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक धान है करगी, उसका आवरण काला होता है, चावल लाल होता है, बाल में कांटे होते हैं। तो किसान ने जो अनुभव किया वही तो वो माने वो कहावत में ढल जाता है। जैसे उसने अनुभव किया, अब जंगली खेत था, उसने करगी धान बोया, एक दूसरी सफ़ेद चावल वाली बगैर कांटे वाली धान भी बोया। तो सुअर आया तो कांटे वाली धान को नहीं खाया, करगी को, और दूसरी धान को खा गया। तो जो उसका अनुभव जनित ज्ञान था एक कहावत में ढल गया कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समधी, अर्थात करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। सुअर इसलिए नहीं खाएगा कि बाल में कांटे हैं, और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल, उनको तो विष्णु भोग खिलाएंगे। तो इस तरह से कहावत बन गई। तो मैंने महसूस किया कि इन कहावतों को भी बचाना ज़रूरी है। कहावतों के साथ साथ उन अनाजों की भी बचाना ज़रूरी है जो कहावतों में है। तो मैं बचाने लगा। मैंने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा खतरा धान को है, क्योंकि लड़कपन में मैंने धान की बहुत सारी जातियाँ देखी थी, प्रजातियाँ, पर 1-2 बौनी किस्में आ जाने से बाहर से, जब हरित क्रांति आई तो 2-4 बौनी किस्में आ गई, तो पूरी समाप्त हो गई देसी किस्में। क्योंकि प्रकृति ने उनको वर्षा आधारित खेती के लिए बनाया था, उनका उत्पादन कम था। उनमें गुण अच्छे थे, क्योंकि वो पानी भी बचाती थी, कम वर्षा में पक जाती थी, ओस में पक जाती थी, लेकिन उत्पादन कम था। तो किसानों ने हरित क्रांति आने पर उनको छोड़ दिया, नई अपना लिया। तो मैंने महसूस किया कि इनको बचाना ज़रूरी है, तो मैं उनको बचाने लगा। अब कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में जब जाता तो पूछ लेता कि क्या आपके पास धान की कोई किस्म है। अगर किसानों के पास होती तो दे देते, तो उनको भी छोटे छोटे भूखंडों में हर साल में उगाता। तो पहले 10-15 मिली, फिर 20-25-30 ऐसे, फिर 70-80 100 होते होते, और आज मेरे पास 200 प्रजातियां हैं धान की। अच्छा, जिनके नाम किसानों ने दिए, मेरे रखे नाम नहीं हैं। किसानों ने जो दिया, जिनने धान दिया, उनने नाम भी बताया कि अमुक धान है। इस तरह से मैं करने लगा। अब ये जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अब तो ये भी महसूस होने लगा कि हमारी ये देसी अनाज, हमारी धान बन नहीं, कोई भी देसी अनाज
ये पानी बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्षा आधारित खेती के लिए प्रकृति ने इनको बनाया था। तो ये कम वर्षा में पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे के बोझ साथ साथ पक जाते हैं। दूसरी बात ये, जब हम कम पानी से सिंचाई करेंगे, कम पानी डालेंगे खेतों में, तो हमारा पानी बचेगा धरती का, तो ग्लोबल वार्मिंग भी रुकेगी, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उससे हरे होंगे। जैसे हम पानी जब निकाल लेंगे 1-1000 फुट का जैसे निकाला जा रहा है, पेड़ पौधे सूखेंगे, और पेड़ पौधे सूखेंगे तो उसका असर ग्लोबल वार्मिंग पर और विपरीत पड़ेगा, या जलवायु परिवर्तन पर और पड़ेगा। इसलिए ये हमारे देसी अनाज जो हैं, तो ये इन जो हमारे ये संभावित जो खतरे आने वाले उसको रोकने में भी सक्षम है। तो सर, अभी आपने पानी की जैसे बात की, देश में अभी भी जो किसान निर्भर रहते हैं वो वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते हैं, चाहे कितनी भी तकनीक आ जाए, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए। तो अभी किस तरह से ये पानी की जो समस्या जो किसान रोज़ जूझता है उससे, उसको कैसे वो दूर हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि जैसे हम दिल्ली में हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ की नदियाँ हिमनद हैं। जैसे इनमें जितना पानी आएगा वो सिंधु का आएगा, गंगा यमुना का आएगा, तो ये हिमनद हैं। हिम पिघलेगा, वर्षा हो न हो, हिम पिघलेगा, पानी आ जाएगा। लेकिन जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वो हिमनद का नहीं है। ये नदियाँ तो हिमपुत्री हैं। हमारी नदियाँ जो हैं मध्य प्रदेश की, वो वनपुत्री हैं। वो उनके पानी का स्रोत यही है कि अगर जंगल रहेगा तो पानी रहेगा, और जंगल सूख जाएगा तो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी नदियाँ हिमपुत्र वो हैं, बनजाई, वनपुत्री हैं। तो वनपुत्रियों का अस्तित्व वन से, इसलिए हमको वन बचाना है, और वन बचाने के लिए पानी बचाना होगा। जैसे हम पानी का कम उपयोग करेंगे तो पेड़ पौधे हरे रहेंगे, जंगल रहेगा, तो पानी बरसेगा। अगर हमने पूरा पानी ज़मीन का, जैसे हमने 1-1000 फीट का खींच लिया पानी, उद्वहन कर लिया उसको, क्या होता कि धरती शुष्क पड़ेगी। धरती शुष्क पड़ेगी तो पेड़ पौधे सूखेंगे तो क्या होगा कि जब बादल आएंगे, मान लीजिए बादल तो भाप के रूप में रहते हैं, जब उनको धरती से नमी मिलती पेड़ पौधों की, तो वो बूंद में परिवर्तित होकर बरस जाते हैं। और जब हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो और उड़ते हुए चले जाएंगे, दूर ऊपर उड़ जाएंगे। तो इसलिए हमको ऐसी अनाजों की ज़रूरत है। हमारे लिए ये देसी अनाज ज़्यादा उपयुक्त है, जो कम वर्षा में पक जाएँ, ओस में पक जाएँ, और हमारी उद्वहन सिंचाई की हमको ज़रूरत न पड़े। जहाँ सिंचाई के साधन हैं, नहर हैं, वो लोग करें, हम लोग क्यों करें, पानी बर्बाद करें। अब 1 किलो धान उगाने में, सरकारी आंकड़ा है, आप लोग विद्वान हैं, जानते हैं कि 1 किलो धान उगाने में लगभग 3000 लीटर पानी लगता है जी। अगर वो वर्षा का पानी हुआ तो ठीक है, जल स्तर बढ़ाएगा, और अगर उद्वहन करके सींचा जाए तो खतरे की घंटी है। 1 किलो धान उगाएं, 3000 लीटर पानी बर्बाद करें। आप पानी के आंकड़े को देखिए, जो औसत आंकड़ा है कि एक आदमी के दैनिक निस्तार में, माने नहाने धोने, कपड़े साफ करने, शौच क्रिया, पीने आदि में 40 लीटर पानी, औसत पानी खर्च होता है। लेकिन जो भोजन हमारे थाली में दोनों वक्त कराता है, उसको खेत में उगाने में लगभग 3000 लीटर पानी लगता है। 2000 लीटर पानी लगता है। और वो क्यों लगता है? इसलिए कि हमारी पूरी खेती वर्षा आधारित वाले अनाज से न होके उन अनाजों से हो गई है जो हाईब्रिड किस्में हैं, जिनमें 4-4, 5-5 सिंचाई करना पड़ती है। आप देखिए, हमारी धान है या हमारे गेहूं हैं, गेहूं में आप एक सिंचाई कर दीजिए, जो देसी गेहूं है, यह बिल्कुल न कीजिए। जितना पकेगा वो ठोस और चिलकदार पकेगा। और ये जो बौनी जात के गेहूं आए हैं, हाईब्रिड किस्में आई हैं, इनमें आप 4 सिंचाई करिए, और अंतिम सिंचाई न करिए तो 2 चक्कर आधा रह जाएगा। तो ये हमारा इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं कि अपने बाज़ार मूल्य से अधिक हमारा पानी बर्बाद कर रहे हैं जी। तो हम दक्षिण भारत वालों के लिए या मध्य भारत वालों के लिए अनाज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पानी है। आज हमारे पास इतना अनाज है कि एक बोरे के ऊपर दूसरा रखते जाएं तो बोरों की श्रृंखला चंद्रमा तक पहुंच जाए जी। पर क्या उस अनुपात में हमारे पास पानी है, ये हमें देखना। क्योंकि पानी माने आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं, एक है भोजन, दूसरा पानी, तीसरा हवा।
भोजन बिना हम महीनों जी सकते हैं। अभी यहाँ वो आए थे ना अन्ना हजारे, तो 14-15 दिन का अनशन किया था आपके दिल्ली में। पानी बिना हम 2-3 दिन जी सकते हैं, हवा बिना हम 2 मिनट भी नहीं जी सकते। इसलिए हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में अब रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है जो पहले था। आज हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता नंबर 1 में है हवा, नंबर में 2 है पानी और नंबर 3 में है भोजन। तो इसलिए हमें सबसे पहले किसका कंजर्वेशन करना चाहिए। जी सर, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि भारत सरकार की तरफ से आपको पद्मश्री दिया गया है, कितना बदलाव आपके जीवन में आया पद्मश्री मिलने के बाद या नहीं आया, और अगर आया तो आपके आसपास के किसान कितना कुछ सीख रहे हैं या प्रेरणा ले रहे हैं? अब वो किसान कितना सीख रहे हैं हम नहीं जानते। यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है किसानों को भी। अवार्ड ठीक है मिला, स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर का एक सर्वोच्च अवार्ड है तो खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं। जी, और सर क्या आपके आसपास के किसानों ने एक किसान प्रेरणा लेते हैं आपसे कि बिल्कुल लेते हैं। हमने तो वहाँ किसानों की 30 गांवों को किसानों को बदल दिया, उनकी खेती को बदल दिया, ऑर्गेनिक कर दिया है कि आपके लिए ये अनाज उपयुक्त हैं। और दूसरी बात, हम इस तरह का किसान माने उपभोक्ताओं में भी उपभोक्ताओं को भी जागृत करते हैं कि देखिए जो ये जितना आज ये रासायनिक खाद पड़ रही, कीटनाशक पड़ रहा, नींदानाशक पड़ रहा जो अनाज में, ये अनाज आपके खाने लायक नहीं बना। ये आप कीड़ों से शिक्षा लीजिए। कीड़े ज़्यादा आपसे संवेदनशील है। वो सब छोड़ के खेत को छोड़ के चले गए, मछलियाँ चली गई खेत से, केकड़े चले गए, मेढक चले गए, कहीं खेत में न पाए, केचुआ चला गया, लेकिन आप वही रासायनिक वाला खाते चले जा रहे हैं। तो आप अपना भोजन बदलिए। आप अपने देश में एक और किसान जहां अपनी त्रासदी की कहानी कह रहा है, वहीं एक तरफ बाबूलाल जी जैसे किसान हैं जो देश में और किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अरे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।